चाहिए और निवेश के कौन कौन से विकल्प, कौन कौन से ऑप्शंस आजकल आपके लिए तैयार हैं जहां पर आप निवेश करके बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ईयर एंड होने को है और हम साल 2022 को बाय बाय बोलने वाले हैं, इसलिए रिकैप बहुत आवश्यक है और इसके साथ ही इस पूरे साल में क्या क्या ट्रेंड्स रहे और किन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, इन सब पर भी बात होनी चाहिए। तो आज जो हाइलाइट्स हैं शो की वो यही रहेंगी। तो उतार चढ़ाव के दौर में निवेश की रणनीति क्या हो, 2022 से आखिर इन्वेस्टर्स को क्या सीख मिली है और ये सीख किस तरह से 2023 में आपके काम आने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 2022 में क्या भूल हुई उससे सीखना है और 2023 में क्या बड़े काम आपके आने वाली हैं और इसके साथ ही नए साल में आपको फिट रहना है तो फिटनेस मंत्र आपका क्या होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिटनेस रहेगी तो ही आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, बेहतर अर्निंग होगी और ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होगी। और इसके साथ अलग अलग लक्ष्यों के लिए कैसे निवेश की प्लानिंग करें हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। जी हाँ, पति और पत्नी किस तरह से अपना पोर्टफोलियो अलग अलग बनाएं, इस पर हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह बैलेंस पोर्टफोलियो किस तरह से होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े आपके सवाल हैं तो हम तक पहुंचाइए। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। ईटी मनी बनो अपना फिनांस मिनिस्टर्स पर अपना सवाल पूछिए इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, अपना सवाल वीडियो के जरिए भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं। और सबसे पहले, जैसा मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया कि दरअसल साल 2022 है, रिकैप जरूरी है और इस रिकैप में रुक रुक कर देखना जरूरी है कि साहब कहां हम बेहतर रहे और कहां हमसे गलतियां हुई। और इन्हीं सब पर बात करने के लिए जाने माने जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज अजीज साहब, फिरोज बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे मैंने कहा कि रिकैप बहुत आवश्यक है, तो 2022 को एक ऑब्जर्वर के तौर पर और मेरे ख्याल से हर पड़ाव पे जब भी टर्बुलेंस हुआ और जब एक सरपट दौड़ लगाई, सब आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो 2022 को देखते कैसे हैं और निवेशकों को क्या सीख मिली है? आई थिंक नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे आपने कहा कि हर साल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सीख मिले उसको जहन में रख के उससे जो रणनीति निकलती है उसको और रिफ्रेश कर तरीके से अगले साल आप अगर लागू करेंगे तब उस सीख का बहुत ज्यादा फायदा होगा। पॉइंट वन, 2022 ऑफ कोर्स एक बहुत वॉलेटाइल ईयर रहा है। अगर आप 2022 देखें तो निफ्टी 18,000 दो बार जाके आ चुकी थी, वापस 15,700 का लो दिखाया था फरवरी में, वापस 18,000 पे अप्रैल में गई, वापस निफ्टी 15,200 गई, वापस 18,800 गई और आज हम जब देख रहे हैं 17,800 पे आई है। तो 2-3 साल का काम का वॉलेटिलिटी अगर निफ्टी एक साल में करती है तो ज्यादा सीख मिलती है। पॉइंट वन। पॉइंट टू ये है कि देखिए मार्केट जो है एक पेशेंस का गेम। वॉरेन बुफे ने कहा था पेशेंट लोगों पे पैसे पहुंचाने का एक जरिया है। इम्पेशेंट लोग पेशेंट लोग को पैसे दे के जाते हैं मार्केट में। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट जो 21 साल का डेटा हमने देखा, हर साल मार्केट ऊपरी स्तरों से निचले स्तरों तक 15% साल दर साल एवरेज गिरती है। तो ये जहन में रख के इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और मार्केट वॉलेटिलिटी से नहीं डरना चाहिए। मार्केट रिवर्स करती है, वापिस ऊपर आती है, अगर आप उससे छेड़खानी नहीं करते तो नुकसान नहीं होता है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे जिसने भी इन्वेस्ट किया 2021-2020 देख के 2022 में मात खाई। देखिए आप क्रिप्टो देख लीजिए, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे सब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट हो गई थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, ये कहा जाता है। पॉइंट वन। आप देखें नैस्डैक के फंड्स बहुत टेक्नोलॉजी के खरीदे थे, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे 2022 में बहुत नुकसान हुआ। अनलिस्टेड स्टॉक्स लोगों ने खरीदे, उसमें नुकसान हुआ। तो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार में भावुक होके भेड़ चाल के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचरिस्टिक रिटर्न अच्छी नहीं मिलेगी और हमेशा यू विल बी चेजिंग योर ओन टेल। ये दैट्स द थर्ड लर्निंग। द फोर्थ लर्निंग इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या दूसरी अनसर्टेनिटी एक जिंदगी का हिस्सा है। देखिए हर साल मार्केट कोई ना कोई कारण निकाल देती है आपको वॉलेटिलिटी देने के लिए।
अगर आपको लगता है कि ग्लोब में रिसेशन हो रहा है, तबाही मचेगी, तो ऐसा इंडिया में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में तबाही मची, बट इंडियन मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म की हैं। ऑलमोस्ट 15-20% आउट परफॉर्मेंस है यूएस के मुकाबले, दूसरे इमर्ज मार्केट के मुकाबले भी। तो अगर आप सिर्फ डूम्सडे प्रिडिक्ट करेंगे तो आप पैसे नहीं बनाएंगे। पेसिमिस्टिक होके पैसे नहीं बनाए जाते, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, तब जाके लंबी अवधि में पैसे बनते हैं। होना चाहिए। और जैसा फिरोज कह रहे हैं कि ये जो वॉलेटिलिटी होती है, ये आपके धैर्य की परीक्षा लेती है, ये आपका पेशेंस चेक करती है। बार बार ये बात दोहराई जाती है, लेकिन निवेशक कई बार गलतियां करती हैं, अक्सर ही गलतियां कर जाते हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे फिरोज की, इस साल अगर हमने देखा एक बहुत ही बेहतर ट्रेंड हमें नज़र आया, ख़ासतौर पे घरेलू निवेशकों के लिहाज से, कि जहां ये जो पूरा बाजार था वो अक्सर बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड होता था, तो ऐसे में घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभाला। तो क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है, और ये जो एक यकीन और भरोसा और एक जो बदलाव देखने को मिल रहा है, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आई थिंक ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट हाईलाइट किया। इंडिया की जो बियॉन्सी रही है, उन्होंने बहुत अच्छा, इंडिया ने आउट परफॉर्म इसीलिए किया है कि घरेलू निवेशक जो हैं वो काफी समझदार हो चुके हैं। हमेशा ऐसा होता था कि फॉरेनर्स घरेलू बाजार के जो निवेशक हैं उसके उनके बिना पे पैसे बनाते थे। अब उल्टा हो गया है, क्योंकि 2013 से इन्वेस्टर एजुकेशन पे बहुत एम्फेसिस रहा है। 2008 में जब मार्केट गिरी थी तो घरेलू इन्वेस्टर बाहर चले गए थे। ऐसा इस बार नहीं हुआ, क्योंकि 7-8 साल से, ऑलमोस्ट 10 साल से काफी अच्छी इन्वेस्टर एजुकेशन हुई है। लालसा को देख के घरेलू इन्वेस्टर नहीं आए हैं इस बार, रणनीति अच्छी बना के आए हैं। पॉइंट टू, क्या ये कंटिन्यू होगा? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मोमेंटम है। अगर ट्रेंड आप देखें तो ये कंटिन्यू होने की अच्छी खासी संभावना है, बहुत संभावना है। 10 साल पहले पर मंथ 700-800 करोड़ रुपया एसआईपी के माध्यम से आता था, सिर्फ 10 साल के पहले। आज 13,500 करोड़ हर महीने आ रहा है, और अप्रैल में 11,900 आया था, और अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करें 13,500। ये 7-8 महीने की खराब टाइम में भी रिटेल निवेशक ने अपनी एसआईपी बढ़ाई है, नए निवेशक जुड़े हैं, और इसकी वजह से मेरे हिसाब से अगले 3 साल में 25,000 करोड़ हर महीने के आने की एसआईपी के माध्यम से बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा, That's one आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा ये है कि जीडीपी के मुकाबले हमारी म्यूचुअल फंड की जो एसेट्स हैं 40 लाख करोड़, वो सिर्फ 16% है। ग्लोब का जो एवरेज है वो 63% है। मतलब आज का जो पैसा आ रहा है वो भी बहुत कम मुकाबले दूसरी दुनिया देश के मुकाबले। यूएस में 1.4 टाइम्स जीडीपी जितना म्यूचुअल फंड में एसेट्स हैं। तो इंडिया अभी तो शुरू हो रहा है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। भारत जब इन्वेस्ट करने लगेगा, इंडिया के पूरे 150-200 टियर 2 टियर 3 सिटीज इन्वेस्ट करने लगेंगे, तो जो पैसे का भाव है, कैपिटल की जो एडिक्वेसी होगी कैपिटल मार्केट को, वो काफी राइटिंग ऑन द वॉल है, एंड आई थिंक दैट विल सपोर्ट द मार्केट्स रीजनेबली फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरा, जो इंटरनेशनल फंड्स को लेकर है। पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड को लेकर एक झुकाव जो नज़र आया है, इसे किस तरह से देखते हैं, और मौजूदा वक्त में इसे किस तरह से इसका आकलन करना होगा, और क्या क्या चीज़ें हैं जहां पर एहतियात बरतने की आवश्यकता है? आई थिंक आज से आगे चलते हुए सर, अब अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल फंड्स में बहुत गिरावट आ चुकी है। अगर आज कोई इन्वेस्टर उत्सुक हो इंटरनेशनल फंड में डालने के लिए, तो मुझे इतना बहर नहीं लगता। 1 साल पहले सितंबर में जब बहुत ज्यादा भाव चला था, आनंद राठी ने एक पेपर निकाला था कि यूएस इक्विटीज में ना जाएं, बहुत महंगी हो गई है, इंडियन इक्विटीज के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम देखते थे कि बहुत जागरूकता हो गई थी और बहुत लोग पैसा डालने के चक्कर में थे, और डाले भी थे उन्होंने। तो आज मेरे हिसाब से 26% की अंडर परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल यूएस का फीडर फंड जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है, 26% की नेगेटिव रिटर्न दिया है 1 साल में। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं यूएस इक्विटीज में अपने ग्लोबल गोल्स के लिए, मेरे हिसाब से बुरी आइडिया नहीं है। काफी बार आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना चाहते हैं, ग्लोबल टूर करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए आपको डॉलरों की जरूरत पड़ती है, और ये जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो आपको डॉलर इकट्ठा करने में मदद करते हैं धीमे धीमे।
तो SIPs in an international fund for 2023 is not a bad idea, but 2022 के पहले जो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर खरीद रहे थे, that was a bad idea. बात आपको नोट डाउन करनी होगी और इसको समझना होगा। फिरोज, जरा वर्तमान में आते हैं। साल 2022, जैसा आपने कहा कि उतार चढ़ाव भरा साल, और इन सब के बीच में हाल के कुछ दिन तो ज़्यादा ही टर्बुलेंस, ज़्यादा ही झटके लोगों ने झेले हैं। और ऐसे में अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, एक व्यक्ति जो SIPs को, म्यूचुअल फंड्स को एक आशावादी नजरिए से देख रहा है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से देख रहा है, और वो हफ्ते दिन पहले, 10 दिन पहले, महीने दिन पहले इन्वेस्ट करता है, और फिर अभी वाली सिचुएशन उसके सामने खड़ी आ जाती है। पेशेंस तो यहां भी चेक होगा, तो क्या सलाह होगी? देखिए, सलाह तो ये होगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। मेरे लिए कहना आसान है, जैसे आपने कहा, जब आप अपने पोर्टफोलियो में जो मेहनत से कमाए हुए पैसे पेपर पे भी कम होते दिखते हैं तो दर्द तो होता है। तब अगर वो दर्द संभालना है तो एक डेटा की मैं आपको जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। उस डेटा से आपके जो जज्बात हैं उसको काबू करने में मुझे तो अपने एज एन इन्वेस्टर बहुत काम आया। अब देखिए, इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर हुई थी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हुई थी 1992-1993 में। 26 ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल लंबी अवधि होती है। तो ये 26 फंडों का हमने डेटा एनालिसिस किया। ये 26 फंड में अगर कोई कहता कि मैं पूरे 26 फंड में पैसे लगाता हूं और हर दिन लगाता कोई एक अलग निवेशक और 10 साल के बाद बेच देता, राइट, तो 5200 अलग निवेशक इसमें 10 साल के लिए 26 फंडों में, पूरे 26 फंडों में इन्वेस्ट कर सकते थे। हमने ये देखने की कोशिश की सबसे बदनसीब 10 ईयर इन्वेस्टर क्या असर हुआ। तो आप ये जान के खुश होंगे कि सबसे बदनसीब 10 ईयर इन्वेस्टर जो ये पूरे 26 स्कीम में पैसा लगाया, उसका भी रिटर्न 8% पर एनम कंपाउंडेड आया था। तो अगर ये अब सबसे खुशनसीब ने 34% पर एनम कमाया, एवरेज 16.5% रिटर्न आई 10 इयर्स इन्वेस्टर्स की इन 26 के 26 फंडों में अगर पैसे डालते तो मेरा यह कहना है कि अगर सबसे बदनसीब 10 ईयर इन्वेस्टर 8% बनाता है जो FD से ज्यादा है, तो आपको यह देखना है कि मैं कैसे अपने आप के जज्बात को 10 साल के लिए काबू में रखूं। ज्यादातर जब हम रिटेल निवेशकों से बात करते हैं, उनके गोल 10-15 साल दूरी होते हैं, तो उसको रोज देखने का क्या मतलब बनता है। तो इसीलिए खुश भी ज्यादा ना हो जब पैसे बने, कम पैसे घटे तो भी ज्यादा दुख ना हो, तब उसको बोलते हैं कि जज्बात काबू में आ गए। और ये डेटा बहुत मदद करता है कि द वर्स्ट 10 ईयर इन्वेस्टर इन द 25 ईयर ओल्ड फंड्स हैज गॉट 8% पर एनम। देखिए कितनी बेहतरीन बात। और जब डेटा की बात आती है तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत आवश्यक हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको इस मौजूदा आपको एक चैलेंजिंग टाइम भी लग रहा होगा, उसमें भी आपको एक उम्मीद देते हैं और बताते हैं कि साहब जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसे किस तरह से अपने धैर्य और अपने गोल्स, इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिरोज, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, जब मार्केट पर इस तरह का दबाव आता है और ऐसे में कोई बहुत होप के साथ निवेश की शुरुआत करता है, अगर आज के डेट में कोई म्यूचुअल फंड में अपना निवेश शुरू कर रहा है तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? उसका पोर्टफोलियो किन किन एस्पेक्ट से, किन किन सेक्टर से भरा होना चाहिए और उसका नजरिया क्या होना चाहिए? देखिए, हर इन्वेस्टर को साहब ये करना चाहिए कि पहले तो अपनी एसेट एलोकेशन का निर्णय लेना चाहिए। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एलोकेशन डिसीजन। देखिए, अगर आपने 15% आपने इक्विटी में डाल दिया और अच्छा भी कर गया, अगर आप 85% FDO में बैठे हैं, तो उससे आपके ओवरऑल रिटर्न में फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एसेट एलोकेशन को गोल से मैरी करना एक फर्स्ट स्टेप होगा 2023 में। एटलीस्ट ये करें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। जो भी गोल्स आपके 5 साल से दूर है, उसमें आपको 70 से 80% इक्विटी का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको महंगाई को भी मात देना होगा। माना कि FDO में पैसा सुरक्षित रहता है, बट महंगाई से कम पैसे बनते हैं। तो जैसा वक्त बीतता है, दीमक की तरह आपके पैसे की जो क्षमता है
खरीदने की कोई भी चीज वो घटती जाती है। सो पॉइंट वन कह रहा हूं, एसेट एलोकेशन पे फोकस करें। जो भी गोल्स 5 साल से ज्यादा के हैं उसमें एटलीस्ट 70% इक्विटी में रखें। इक्विटी में भी सेक्टर फंड्स का चुनाव ना करें। काफी सारे दर्शक हैं जो सेक्टर फंड से शुरुआत करते हैं, स्मॉल कैप फंड से शुरुआत करते हैं। ऐसा ना करें, पहले कोर पोर्टफोलियो बनाएं। दैट्स द थर्ड पीस ऑफ एडवाइस। और इक्विटी में टॉप एएमसीज के साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि 40वीं एएमसी की एक स्कीम खरीद रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में काफी अच्छी रिसर्च होती है, काफी डेप्थ होती है, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ होते हैं मैनेज करने के लिए। तो इंडिया का बेस्ट टैलेंट हायर करने की क्षमता रखते हैं। दैट्स पॉइंट 4। पॉइंट 5, डेट में भी आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 6.5-6.6% पोस्ट टैक्स दिला सकती है अगर आप एक ईटीएफ खरीदें डेट का। तो लो कॉस्ट डेट इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एडवाइस आई वुड गिव फॉर 2023। ये थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे तो एक अच्छा रोबस्ट पोर्टफोलियो जरूर बन सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखना होगा। और चलिए, बहुत चर्चाएं हो गई, बहुत सी चीज़ें जो धुंध छटी हुई थी वो भी हमने साफ करने की कोशिश की। मौजूदा मार्केट का जो माहौल है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से अपने आप को पेशेंस के साथ निवेशित रखना है, ये भी आपको समझना होगा। और अब दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। विनय श्रीवास्तव इनका नाम है। विनय, पूछें अपना सवाल। हेलो जी विनय, पूछें अपना सवाल। हाँ सर, मेरा सवाल मतलब मेरी ये रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरा बिजनेस है और मेरी रेगुलर आमदनी नहीं है। कभी आए तो 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे आ गए, कभी नहीं हुआ तो काफी 5-5, 6-6 महीने तक नहीं हुआ। तो मेरे पास में कुछ पेमेंट है, ऐसा पेमेंट है जिसको मैं लमसम एक मुश्त जमा करना चाहता हूँ ऐसे स्टॉक में जिसका डिविडेंड मंथली आता हो। स्टॉक हो या एसआईपी हो, जिसका मतलब जो IDCW होता है ना, हर महीने जिसका रिटर्न मिलता है, तो वो रिटर्न हम कम से कम 25,000 से 30,000 तक का हमको आराम से मिलने लगे। और हमारी ये जो रकम है जो हम इन्वेस्ट करें ये भी मतलब इंक्रीज होती रहे। जैसे बैंक में FD करते हैं ऐसा करते तो रकम नहीं बढ़ती है। और जो है FD का इंटरेस्ट तो हर महीने मिलता नहीं है, हर साल के उसमें मिलता है। अभी मेरी एक पॉलिसी HDFC का बैलेंस एडवांस फंड भी चल रहा है जिसमें करीबन हमको 5,000 रुपए हर मंथली डिविडेंड आता है। ठीक है, ठीक है। फिरोज, क्या होगी इन्हें सलाह? यस विनय जी, आपसे एक और प्रश्न होगा कि आप कौन सी इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं? क्या आप वो 30% ब्रैकेट में हैं और छोटी ब्रैकेटों में? क्या सर? हेलो, आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट क्या होगी? आपकी टोटल इनकम एक साल की 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है? हाँ 10 लाख से ज्यादा है। कभी कभी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है, 15 लाख भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि मान लो हम कंसल्टेंट हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट कंसल्टेंट, तो कभी काम नहीं हुआ तो 5-5, 6-6 महीने तक भी कोई प्लांट नहीं आता तो नहीं होती है। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि जो मंथली खर्चे हैं घर के और ये 25 से 30 हजार रुपए का मंथली गिरने लगे। हमारे पास में अमाउंट है उतना जमा करने के लिए। समझ गया। अब देखिए, आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो रणनीति अलग हो, अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो रणनीति अलग हो। पॉइंट 1 ये कहना चाहूंगा विनय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ विनय जी, आप पहले पॉइंट एक चीज आपको ये करनी है कि आपको उतने पैसे रखने हैं और आपको डिविडेंड के तौर पे शायद नहीं लेने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 1-2 बजट पहले तक डिविडेंड टैक्स फ्री हुआ करते थे इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। अब डिविडेंड भी आपके इनकम में जुड़ जाती है। अगर आप HDFC से जो डिविडेंड ले रहे हैं वो डिविडेंड आपके इनकम में जुड़ जाती है तो उसमें भी आपको 30% की टैक्स लग जाएगी। तो आपको यूज करना चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का जरिया। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऑपोजिट टू EMI होती है। जैसे आप अगर घर का लोन लेते हैं और EMI की किस्तें भरते हैं तो उसमें कैपिटल भी देते हैं, प्रिंसिपल भी रीपे करते हैं और इंटरेस्ट भी रीपे करते हैं। वैसे ही उल्टी EMI जो आपको मिले उसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो डिविडेंड कभी ना लें। सेकंड, डिविडेंड लेंगे तो टैक्स फ्री हो जाए। सेकंड, आपको कौन से जरिए? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको पैसा लेना है तो उसमें टैक्सेबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपको पैसे के 2 हिस्से में बांटने चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो HDFC बैलेंस फंड नहीं खरीदता, मैं खरीदता एक प्योर डेट फंड और एक प्योर इक्विटी फंड।
इक्विटी फंड को मैं 3 साल तक नहीं छेड़ता। तो जो हिस्सा मेरा डेट में है उसको मैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के माध्यम से उस पैसे को पहले कंज्यूम करता और इक्विटी की छेड़खानी नहीं करता 3 साल तक। तो दो अलग स्कीम में अगर आप करेंगे, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी गिल्ड इंडेक्स फंड डेट के लिए 2027 इंडेक्स फंड, और इक्विटी के लिए आप 2-3 फंड लें, एक फंड ना लें, क्योंकि एक मुश्त निवेश है तो आपको बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से फंड लेना चाहिए। तो ब्रेक योर कॉर्पस इनटू 2 पीसेस एंड डेट से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल करें और इक्विटी से 3 साल तक कोई विड्रॉल ना करें, और डिविडेंड तो बिल्कुल ही ना लें क्योंकि आपको टैक्स का डिसएडवांटेज होगा। तो आपको मैं 5-6 इक्विटी स्कीम्स बता देता हूं, क्योंकि इक्विटी एक फंड हाउस से नहीं लेनी चाहिए। HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI फोकस्ड इक्विटी, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एंड SBI कॉन्ट्रा। ये देखिए आपके पास अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की अलग अलग स्कीमें मिलती हैं, ना कि सिर्फ एक। चलिए, उम्मीद करते हैं विनय आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। कोई और क्वेरी है तो जरा पूछें। इसमें पेमेंट है, इनको हम एक मुश्त इसमें इक्विटी और डेप्ट में एक मुश्त लगा सकते हैं, या इनको भी फिर SIP के माध्यम से करें? विनय जी, मेरे हिसाब से अगर आप ये पैसे बांट रहे हैं 2 हिस्सों में, लेट्स अज्यूम 50-50, तो आप एक मुश्त जरूर कर सकते हैं। और आज की डेट में भी मार्केट काफी दबदबी है, और मेरे हिसाब से इतनी ओवर वैल्यूड नहीं है इंडियन मार्केट। सो आई थिंक यू कैन डू अ लंप सम इन्वेस्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर चलते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, पूछें अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं रोहित बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है जो आपके पास है। मैंने अभी 10 फंड मेरे लिए कर रहा हूँ और 4 फंड वाइफ के लिए कर रहा हूँ, तो टोटल 9200 की मेरी SIP चल रही है अभी। जी जी, हाँ, 9200 की SIP चल रही है, और इसके अलावा 19,000 का मेरा लमसम है कोटक स्मॉल में, PGIM फ्लेक्सी कैप और कैनेरा रोबेको इमर्जिंग में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ जो 9200 वाली जो मैं SIP कर रहा हूँ, क्या ये सही है, ये फंड सही है? इसका मैं रिव्यू जानना चाहता हूँ, और मैं अगले 10 से 15 साल में 80 से 90 लाख रुपए चाहता हूँ बच्चे के एजुकेशन के लिए। ठीक है रोहित, लेकिन एक सवाल है कि आपने इतने सारे फंड्स क्यों लिए हुए हैं? सर इतने सारे फंड 4 तो मेरे वाइफ के लिए लिए हैं, हालांकि जो अकाउंट है वो मेरा यूज कर रहा हूँ, बाकी इंडिविजुअल वो है कि मैं जब चाहूँ तो इनका मैं यूज कर सकूं। वो जो बाकी के 10 फंड हैं उनमें से 3 से 4 फंड तो स्मॉल कैप के ही हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने इसमें 7 अकाउंट 7 ही फंडों में इन्वेस्ट कर रखा है, एक तरीके से 7 स्कीम्स में कर रखा, क्योंकि 3 तो स्मॉल कैप की हैं इसमें। ठीक है, क्या होगी सलाह फिरोज इन्हें? इस प्रशांत साहब, आपने जो सवाल पूछा इनसे वो सही डायरेक्शन में था नेचुरली, कि इतनी स्कीम्स क्यों खरीदी हैं आपने। और अगर 2 अलग एंटिटीज से आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग स्कीम्स नहीं लेनी चाहिए, कंसोलिडेटेड रखनी चाहिए। अब रहा सवाल आपका, जो अमाउंट कलेक्ट करने की जो चाह है वो 10 साल में शायद ही पूरी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं 14% की भी रिटर्न एज्यूम करूं, माना कि पास में 16 भी आई है, 17 भी आई है 10 साल की इन्वेस्टिंग में इक्विटी में, बट आपको आगे चलते हुए अगर प्रोस्पेक्टिवली देखना है, फ्यूचर को देखना है, तो 14% की उम्मीद से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर वो भी करूं और आप जो 19,000 की लमसम है उसको भी देखूं, तो आप 10 साल में सिर्फ 24 पे पहुंचेंगे, बट 15 साल में आप ऑलमोस्ट 70 लाख पे पहुंच सकते हैं 15 सालों में। सो दैट्स गुड न्यूज। और हमेशा ये एक चीज जरूर करनी चाहिए, जैसे इंडिया में कमाई बढ़ती है हर साल, आय बढ़ती है, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो ज्यादातर 5-10% इंक्रीमेंट होती है, वैसे ही SIP में भी आपको स्टेप अप करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उसकी वजह से जो अगर आप स्टेप अप कर लेंगे तो आप अपना 1 करोड़ का गोल आराम से कर पाएंगे। जैसे इस साल अगर 9,000 कर रहे हैं तो अगले साल 9,900, फिर और 10% ऐसे बढ़ाते जाएं। 10 सालों में इतना ही फर्क, इतना आपको पिंच नहीं करेगा। दैट्स पॉइंट 2, ताकि आप अपना गोल पूरा कर पाए। पॉइंट 3, आपको थोड़ी स्कीम से एग्जिट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आदित्य बिरला सन लाइफ की प्योर वैल्यू एग्जिट करनी चाहिए, टाटा स्मॉल कैप, मिरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, HDFC मल्टी कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को एग्जिट करना चाहिए। आपके पास लार्ज कैप स्कीमों की कमी है तो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड को आप ऐड कर सकते हैं। तो 4-5 बाहर जाएं और 1 अंदर आए
तो नेट 4 आपकी स्कीमें घट जाएंगी। कीप इट कंसिस्टेंट बिटवीन बोथ द फाइल्स, वाइफ की और आपकी, ये मेरी राय है। तो रोहित, कोई और सवाल आपका? सर एक मिनट, मेरा जो इमर्जिंग ब्लू चिप वाला है, लार्ज एंड मिड कैप वाला, उसकी जगह मैं डीएसपी को रखूं और उससे एग्जिट कर लूं? जी, अगर आप देखेंगे तो डीएसपी का जो है इक्विटी अपॉर्चुनिटी, लास्ट 1 ईयर में 8% की परफॉर्मेंस दिया है। मेरा एसेट का जो इमर्जिंग ब्लू चिप है वो भी लार्ज एंड मिड कैप है। पहले तो मैं बड़ा खुश हूं कि आपको इसकी कैटेगरी पता है। काफी सारे निवेशक ऐसे ही खरीद लेते हैं, लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। ये जो जहन में है आपके, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड रोहित जी। एंड आपको इसीलिए एग्जिट करना चाहिए। ऑफ कोर्स डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया, बट हम आनंद राठी में हर स्टॉक जो फंड के अंदर होता है उसको देखते हैं और उसकी फ्यूचर की टारगेट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि एक फंड की टारगेट एनएवी आए। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज लुक्स बेटर देन द मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो एक ही कैटेगरी के। ठीक है, उम्मीद है रोहित जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले कॉलर की ओर, जो कि हैं जेएस प्रधान साहब, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। जेएस प्रधान साहब, पूछें अपने सवाल। जी सर, नमस्ते सर। जी जी सर, मैंने 18,000 मंथली मैं 5-6 स्कीमों में एसआईपी कर रहा हूँ, जो कि मैं दिया हूँ। एक है मेरा एसबीआई मैग्नम मिड कैप, उस पर 3,000 है। कोटक स्मॉल कैप में 3,000 है। उसके बाद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, उसमें भी 3,000 है। और भी मैं उसमें दिया है। जी जी जी, पूछें अपना सवाल। तो सर सवाल ये था कि मेरा 15 साल के बाद 1.5 करोड़ एक हो सकता है क्या सर? ठीक है, जो लक्ष्य इन्होंने रखा है फिरोज, उस पर क्या राय होगी आपकी? प्रशांत जी, इनका जो लक्ष्य है 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का, ये काफी ठीक ठाक पूरा हो सकता है, क्योंकि ये 17,000 पे हैं और इनको चाहिए 21,500। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वही 3 लाख की हैं। तो अगर वो दोनों सबको कंपाउंड करूं मैं 14% की रिटर्न पे, तो ये 1.5 करोड़ पे पहुंच जाते हैं 15 सालों में। दैट्स वन गुड न्यूज। पॉइंट 2, एसेट एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो पे देखिएगा, 80% इक्विटी में रखिए, 20% डेट में रखिए, क्योंकि आपके पास इतनी लंबी अवधि है। इक्विटी में नुकसान नहीं हो पाता इतनी लंबी अवधि में। स्पेशली इंडिया एक बहुत अच्छे स्पॉट पे है आज। मैं उस इकोनॉमिक डेटा पे ज्यादा एल्यूड नहीं करूंगा, बट आज अगर देखें आप, इंडिया की जो टैक्स कलेक्शंस है वो बहुत रोबस्ट है। जो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे, नोटबंदी, जीएसटी, उसका अब हमें, और कॉर्पोरेट टैक्स जो घटाया था, ये सबके बड़े बड़े रिफॉर्म्स के इंपैक्ट्स अब देखने को मिल रहे हैं, इनिशियल साइंस। सो इंडिया अगले 10-15 सालों में निफ्टी 12-15% आराम से ग्रो हो सकती है। एक्टिव फंड मैनेजमेंट एक 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है। अब रहा सवाल, जब आप स्कीम्स चूज करें बहुत बारीकी से करें। आपकी स्कीमों में ही एक स्कीम है जिसमें आपको -1 मिला है, दूसरी स्कीम है जिसमें 11 मिला है। तो देखिए जो स्कीमों के चुनाव भी कितना महत्वपूर्ण है। आप भी के पोर्टफोलियो के 7-8 स्कीमों में इतना अंतर है एक साल की परफॉर्मेंस में। तो बारीकी से चुने। आपके जो ईडलवाइज का फंड है, मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं है। इक्विटी सेविंग स्कीम को आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज उसमें डेट भी है, इक्विटी भी है, बैलेंस्ड। एक रिटेल निवेशक बहुत जो 1,000 रुपए डालते हैं, उसके लिए हाइब्रिड फंड्स मेरे हिसाब से अच्छे होते हैं। कोटक स्मॉल कैप को आपको एग्जिट करना है। जो स्कीम्स आप एंटर कर सकते हैं जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रहे हैं, और ये पूरे 2022 में भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, डीएसपी मिड कैप एंड इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप, ये पूरे 5 अलग कैटेगरी के स्कीम्स हैं। ऑफ कोर्स डीएसपी की 2 स्कीम्स हैं, बिकॉज इनका फ्यूचर पोटेंशियल ब्राइट लगता है। बिल्कुल। तो आपकी प्रधान साहब, कोई और सवाल आपका? कल देता हूँ, LIC भी 60,000 का है, तो मुझे डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है सर? यस, बिल्कुल। आपको इसीलिए मैंने कहा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इक्विटी और डेट का रेशियो देखें। देखिए, बिकॉज LIC तो आपने आज बोल दिया, शायद अगर आपके पास EPF हो सकता है, PPF हो सकता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो सकती है। PPF है, LIC है 65,000 का सर हर साल, और बच्चे का भी 5,000 का जो लिटिल चैंप SBI का जो है वो है। वेरी गुड। तो इसको सबको आपको एक एक्सेल शीट पे डालना है और सबका सम टोटल करना है और देखना है कि आज के जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो किस मात्रा में है इक्विटी और डेट। बट दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि आप जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स खरीदते हैं जो जनरली बच्चों के लिए होती है,
कभी रिटायरमेंट का प्लान होता है। यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान हमने 2500 एनालाइज किए हैं लास्ट 5 सालों में, और उनकी जो रिटर्न आई है 3 से 4% ही आई है। 2500 स्कीम्स हम एग्जिट करा चुके हैं हमारे क्लाइंटों को। तो आप कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स दोनों का ऑब्जेक्टिव मिक्स करने की कोशिश में आदमी को ना तो इन्वेस्टमेंट बेहतरीन मिला है, ना तो इंश्योरेंस बेहतरीन मिला है। तो टर्म प्लान का प्रयोग करें। मैथमेटिक्स क्लियरली कहता है, इस साल का मैं आंकड़ा बताता हूं, 491 इंश्योरेंस स्कीम्स हमने एग्जिट की। 8 साल होल्ड करने के बाद रिटर्न आई है 3.01% एवरेज। तो इसीलिए इंश्योरेंस को वापस रीवैल्यूएट करें, एक बार ऑडिट करें क्या इनमें आपकी लिक्विडिटी क्या है, इसीलिए ताकि आप गुड मनी इज नॉट चेजिंग बैड मनी। बिल्कुल, उम्मीद है आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं कैलाश भारद्वाज। कैलाश जी, पूछें अपना सवाल। जी गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास में अभी 25 लाख हैं जो कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मिले हैं, तो उनको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे किन फंड्स का यूज करना चाहिए सो दैट कि एक तो मुझे 25 लाख रुपए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके साथ में मुझे कम से कम 20,000 रुपए मंथली इनकम चाहिए, क्योंकि मेरे पास में कोई इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है। हाँ फिरोज, क्या होगी इन्हें सलाह? देखिए कैलाश जी, अगर आपके पास इनकम सोर्स आज करंटली नहीं है और इंश्योरेंस के पैसे हैं, तो बहुत बारीकी से प्लान करना पड़ता है। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि 1-2 मिनट में क्या ये पूरी प्लानिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशियल डिसीजन। बट आपको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल जरूर बता सकता हूँ। देखिए, आपकी जो पहले तो 20,000 रुपए की जो एक्सपेक्टेशन है वो रीजनेबल है, ज्यादा भी नहीं है। ऑलमोस्ट अबाउट 9%, 10% की रिटर्न की आपकी उम्मीद है, which I think is okay, but अगर आप 20,000 रुपीज मंथली लेते हैं तो थोड़ा मुझे डर लगता है कि इतना विड्रॉ नहीं करना चाहिए। पहले अगर 1-2 साल के लिए अगर आप एक डेफर्ड एन्युइटी का प्रयोग करें तो इजी होगा। सो पॉइंट 1, आपको डेट और इक्विटी का जो मिक्स की जरूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 50% इक्विटी में होना पड़ेगा, 50% डेट में होना पड़ेगा। तब जाके अगर हम इसको बैक टेस्ट करें लास्ट 25 इयर्स के लिए, मंथ ऑन मंथ बैक टेस्ट करें, तो आपको 9-10% की रिटर्न इस कॉम्बिनेशन से 50-50 की कॉम्बिनेशन से मिल सकती है। और जो भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल है 50-50 एसेट एलोकेशन। सेकंड प्रिंसिपल ये है कि डेट में सबसे लो कॉस्ट ETF आपको लेना है और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करना है, क्योंकि आज के करंट दौर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बेहतरीन इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फॉर एग्जांपल 10 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर 7.3% रिटर्न देता है। तो आधे परसेंट 1% के लिए कॉर्पोरेट FD करना बहुत रिस्की हो जाता है। सो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, एटलीस्ट 7-8 इक्विटी स्कीम्स खरीदें, क्योंकि आपके पास 25 लाख हैं तो 12.5 लाख का एक मुश्त निवेश, और उसको 6 महीने में स्टैगर करें। और इतना बड़ा अमाउंट जो इंश्योरेंस से आया है उसको एक साथ ना डालें, और एटलीस्ट 6 मंथ्स में स्टैगर करें। 12.5, 6 मंथ्स स्टैगरिंग इक्विटी। और स्कीम्स में बता देता हूँ, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू इक्विटी फंड, फोकस्ड इक्विटी फंड, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और SBI कॉन्ट्रा। ये 6 स्कीम्स अगर आप खरीदते हैं इक्विटी में 2-2 लाख की, तो आपको ऑलमोस्ट 160 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल होते दिखेंगे। और डेट साइड पे आदित्य बिरला सन लाइफ, SDL इंडेक्स फंड और IDFC गिल्ड 2027 इंडेक्स फंड, ये 2 जो फंड्स हैं, ये दोनों में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है। उनमें डूबने की संभावना ना के बराबर होती है, इसीलिए दिस विल बी द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहीं पे सवालों का सिलसिला जो है वो रोकते हैं। और फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और जो मौजूदा हालात हैं बाजार के, उस पर किस तरह से निवेश की रणनीति बनाएं, इसका खास विश्लेषण किया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार 2 अहम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बाजार की पिच पर पैसे तभी बनेंगे जब आपकी टाइमिंग हो परफेक्ट। कब करना है बाई और कब करना है सेल। निफ्टी टिका हुआ है, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है और मार्केट के अंदर रोटेशन हो रहा है। फ्यूचर में क्या होंगे आपके कमाई के ऑप्शंस? करते हैं मुनाफे की पक्की प्लानिंग। आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडिंग आइडिया। मार्केट में पॉजिटिव क्लोजिंग ही